नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं गुड्डू गहलोत और आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है, आखिर इसे मूल ढांचा के रूप में क्यों अवस्थित किया गया है और इसके साथ साथ यह प्रस्तावना क्या कुछ कहती है और विश्व में सर्वप्रथम कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने सर्वप्रथम अपने संविधान में इस प्रस्तावना को लागू करने का कार्य किया। इसके साथ साथ मैं आज आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि भारतीय संविधान में इस प्रस्तावना को लागू करने का कार्य सर्वप्रथम कब और किन नेताओं के द्वारा करवाई गई थी, इसकी स्रोत कहाँ से ली गई थी तथा इसकी परिभाषा कहाँ से ली गई थी। इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ और यह भी बताऊँगा कि आखिर यह प्रस्तावना क्या कुछ खास कहती है, आखिर क्यों इसे भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है, क्या इसकी विशेषता है। इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ मैं आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले साथियों, हम जानेंगे कि सर्वप्रथम विश्व में कौन से ऐसे देश है जिन्होंने सर्वप्रथम अपने संविधान में इस प्रस्तावना को लागू करने का कार्य किया। तो साथियों, वह देश आता है USA अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने सर्वप्रथम अपने संविधान में इस प्रस्तावना को लागू करने का कार्य किया। वहीं यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने संविधान में इस प्रस्तावना को जोड़ने का कार्य किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका से ली गई थी तथा इसके साथ साथ इसकी परिभाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आइए साथियों, अब हम जानते हैं कि आखिर यह संविधान की प्रस्तावना क्या कुछ कहती है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण सामपान समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए अपने इस संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 बताया था, उसके ठीक बाद 2006 बताए थे। आखिर क्या कुछ इसमें अंतर है वो भी मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा। आइए हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ यह वाक्य कहती है। सबसे पहले साथियों, इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सामपान समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द आ रही है, यह संविधान जब लागू हुई थी तब यह शब्द प्रयोग नहीं किया गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को प्रयोग 42वें संशोधन अधिनियम के तहत 1976 को इसे जोड़ा गया था और इसके साथ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे अखंडता जैसे शब्द को इसे लाया गया था। आखिर समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि वह समाज जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर के समाज के हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले, समान व्यवहार किया जाए, तब समाजवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द आते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, सभी लोगों के धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, समान विचार रखी जाती है तथा समान अधिकार दिया जाता है, इसलिए पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को प्रयोग किया गया। इसके बाद इसमें कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है कि व्यक्ति के द्वारा यानी देश के नागरिकों के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया लागू की जाती है और चुनाव के माध्यम से सरकार को जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। फिर वह सरकार पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं या फिर पूरे जिले के नेतृत्व करते हैं। यानी यूँ कहें कि लोकतंत्र का मतलब होता है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का। और इसलिए जनता को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा का स्वरूप दिया गया है। इसके बाद साथियों, इसमें 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता की भी बात की गई है। इसमें कहा गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
अर्थात सामाजिक स्तर पे हो या फिर आर्थिक स्तर पे हो या फिर राजनीतिक स्तर पे हो, इन तीनों में से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से न्याय मिलनी चाहिए। इसके अलावा फिर कहा गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात कोई व्यक्ति अपने विचार को रखने में सक्षम हो सकते हैं, कोई अपनी अभिव्यक्ति को, जैसे कहा जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो भी एक कानून के दायरे में होना चाहिए, इसकी भी हमें ख्याल रखनी होगी। इसके अलावा कहा गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, अर्थात आपकी विश्वास जहाँ है आप रखें। धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है तथा उपासना यानी पूजा करने के लिए भी स्वतंत्र है, अर्थात ये सभी चीज़ों की स्वतंत्रता हमें यह प्रस्तावना देती है। इसके अलावा प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई। 2 प्रकार की समता का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, अर्थात प्रतिष्ठा का मतलब होता है पद, यानी सरकार के द्वारा कोई भी ऐसे पद लागू की जाएगी, कोई भी ऐसे वैकेंसीज या जॉब निकाला जाएगा तो देश कि हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, सभी लोगों को समान अधिकार है कि वह उस पद का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर अवसर की बात की जाती है, यानी कि कोई भी योजना सरकार के माध्यम से लाई जाएगी तो वह योजना का लाभ देश के हर नागरिक के लोगों के लिए संभव हो सकता है। इसके अलावा कहा गया है उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए अपने संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता होगा आखिर 2006 कैसे आए, तो साथियों मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2006 आने का मुख्य मकसद है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जो न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी शासन सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के आसपास के देश में भी उनकी शासन रहा करते थे, वैसे राजाओं के द्वारा विक्रम संवत की स्थापना 57 से 58 BC में, यानी कि 57 से 58 ईसा पूर्व में किया जाता है शक शासकों को हराने के बाद। और उसके बाद राजा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की स्थापना की जाती है, और जो भी कालगणना हमारी होनी चाहिए वो विक्रम संवत के आधार पे ही होना चाहिए। और दुर्भाग्य देखिए हमारे देशों का कि आज हमारा देश विक्रम संवत के अकॉर्डिंग नहीं चल करके ईसाइयों की कालगणना के आधार पे चल रही है, और इसलिए हमारे देश का जो आज कालगणना है 2024 जैसे हम बात करते हैं, यदि हम विक्रम संवत के आधार पे देखें तो आज हमारा देश का जो है वो कालगणना होगा 2081। इसे भी हमें ध्यान रखनी होगी, यानी कि विक्रम संवत के बारे में अपने देश के संविधान में भी इसे मेंशन किया गया है, इस बात को हमें नहीं भूलनी चाहिए। और इसलिए 1949 जिस वक्त रहा होगा डेट, यानी कि 1949 के समय हमारे देश का कालगणना जो है, हमारे देश विक्रम संवत की कालगणना 2006 रही होगी। आप सभी जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से कई सारे महीनों के नाम ली जाती है, लेकिन यदि हम विक्रम संवत के आधार पर देखें तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, ये सभी चीज़ें आती हैं, ये सभी मंथ आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी उन बच्चों से ये बात पूछी जाती है कि आप बताइए विक्रम संवत के आधार पे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ की पूरा मंथ बता दें, तो वो बच्चे 90% बच्चे आज भी नहीं बता पाते हैं। ये भी अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए अत्यंत दुर्भाग्य वाली बात है। तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं आप सभी हमारे पेज को फॉलो कर दें, और हमारे YouTube चैनल सीखोगे कब में जा कर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें आप लोगों के माध्यम से सपोर्ट मिल सके और इस तरह की वीडियो लगातार मैं आप लोगों के बीच शेयर करता रहूं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।